Good morning. So this is a doubt clearing session. आज का जो हमारा सेशन है, हमने लास्ट टॉपिक शुरू किया था हमारा बैलेंस ऑफ पावर. विल यू प्लीज टेल मी हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, बिकॉज उसी के बाद का आगे हम कंटिन्यू करेंगे. इफ आई कैन रिकॉल, हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज लेट मी नो. हाय चिन्मय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग चिन्मय, कैन यू प्लीज लेट मी नो, आप मुझे बता सकते हैं एक बारी कि हमने लास्ट टाइम जो की कॉन्सेप्ट शुरू किए थे कहाँ तक कंप्लीट किया था? की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन. गुड मॉर्निंग विनय. यस, कहाँ तक कवर किया था? गुड मॉर्निंग सौरभ. टिल कोरियन क्राइसिस तक, कलेक्टिव सिक्योरिटी में ना. इन कलेक्टिव सिक्योरिटी टिल कोरियन क्राइसिस, करेक्ट. तो 1950 कोरियन क्राइसिस मैंने लिखवा दिया था आपको पूरा. USA innovated a new concept uniting for peace resolution. UPR till veto. Okay, till veto. फाइन, आगे लिखिए. आई थिंक कुछ मुझे had veto power, right? In League of Nation all countries had veto power. ये लिखा था हमने. लीग ऑफ नेशन में सभी कंट्रीज के पास में वीटो पावर होती है. अच्छा, रशियन रिप्रेजेंटेटिव केम टू नो, करेक्ट. Russia came back and vetoed. Okay. So right, it had stopped collective security. आगे लिखिए. क्योंकि इसकी वजह से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी थी, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा खत्म हो गया. सो प्लीज राइट, it had stopped collective security. लेकिन उसके बावजूद यूएसए ने एक नया कॉन्सेप्ट अपना इनोवेट किया और वो कॉन्सेप्ट था UPR. सो प्लीज राइट, however USA innovated
USA innovated a new concept called uniting for peace resolution. Uniting for peace resolution. आगे लिखिए, इन केस देर इज अ डेडलॉक, इस मैकेनिज्म में होता क्या है, इन केस देर इज अ डेडलॉक इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, comma, General Assembly can authorize collective security by two-third majority. देखिए, यूपीआर का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि अगर वीटो पावर कोई कंट्री एक्सरसाइज करती है और कोई एक्शन लेना है और वो एक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में यूएसए ने एक नया मेथड इनोवेट किया, इन्होंने स्टार्ट किया कि हम यूपीआर लेके आते हैं। यूपीआर का मतलब है कि कभी अगर कोई कंट्री वीटो पावर की वजह से कोई एक्शन को स्टॉप करती है, तो अगर जनरल असेंबली मिल करके अगर डिसीजन लेती है, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ में, जो सभी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, उनके साथ में मिलकर के अगर डिसीजन लिया जाता है, 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है, तो फिर वो एक्शन लिया जा सकता है, चाहे किसी कंट्री ने अपनी वीटो पावर यूज की हो या मतलब कोई ब्लॉक कर रहा हो किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को। सो ये मैकेनिज्म था जो हमने जिसकी अभी बात की, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि रशिया इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली रशिया ने इन द फर्स्ट इंस्टेंस वीटो जब यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करना था और बिना रशिया के पॉसिबल नहीं था, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि रशिया वाज द वन जिसने वीटो पावर यूनाइटेड नेशन में इंट्रोड्यूस की थी। अगर रशिया ना होता तो वीटो पावर का कॉन्सेप्ट ही ना होता, तो शायद जो डिसीजंस होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सभी डिसीजंस बाइंडिंग डिसीजंस होते। और वैसे तो देखिए बाइंडिंग डिसीजंस अभी भी हैं, लेकिन वीटो की वजह से कभी भी ये काम नहीं कर पाया, ठीक है। यस राघव, दिस इज कलेक्टिव सिक्योरिटी टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रशिया इसी वजह से यूपीआर जब आएगा इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूपीआर के चलते वीटो पावर की जो बात की गई रशिया के द्वारा, वो वीटो पावर यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं इसको। वेट अ मिनट, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आज का भी नहीं है। ओके 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 ओके, करेक्ट। हाँ, टेस्टिंग हो चुकी है, नो इश्यूज विद दैट। प्लस वन मोर थिंग, आई हैव क्रिएटेड अ कोर्स पेज फॉर बैच 8, तो वो उसके कंटिन्यूएशन में क्लासेस हैं। कैन यू प्लीज पब्लिश इट? मैं कोर्स पेज ऑलरेडी बना चुकी हूँ। Okay, I'll share that once I am done with this class. I'm currently taking a class. ठीक है? Okay, okay. Thank you so much. Okay, so what we see is रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस काम के लिए यूपीआर आया, जब हमने यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन किया था, उस चार्टर में कहीं मेंशन ये नहीं था कि वीटो पावर हमेशा रहे, हटाई जा सकती है, मतलब यूपीआर के थ्रू। यूपीआर कभी यूनाइटेड नेशन चार्टर का पार्ट ही नहीं रहा है, दैट्स व्हाई। समझ में आया? सो फॉर दैट प्लीज राइट वन स्टेटमेंट, रशिया नेवर एक्सेप्टेड रशिया
never accepted the legality of UPR. रशिया नेवर एक्सेप्टेड, रशिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया इसको, द लीगैलिटी ऑफ यूपीआर, बिकॉज it has not been part of United Nation Charter, because it has not been part of United Nation Charter. इतना समझ में आया? अब ये तो काम नहीं करेगा तो आगे अब क्या होगा? अब यूएसए इसीलिए सपोर्ट नहीं मिल पाएगा कभी भी यूएसए को, अपने जितने भी रेजोल्यूशंस यूएसए को लाने होंगे। करेक्ट? आवाज आ रही है अभी? ओके ओके, हाँ जी। तो आगे क्या होगा? जब यूपीआर को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो अब ऑब्वियसली यूएसए अपने रेजोल्यूशंस के लिए कभी भी दूसरी कंट्री से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये रूट तो काम नहीं किया यूएसए के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये एक तरीके से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जा रही है उसका फेलियर को दर्शा रहा है ये, कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अब अच्छे से काम नहीं करेगी आगे, बिकॉज एक ये अटेम्प्ट की गई थी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए कि कोई एक्शन लिया जाए तो उसके लिए यूपीआर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आगे जाकर के हम देखेंगे कि जो सिक्योरिटी जनरल होंगे, सेक्रेटरी जनरल सॉरी, यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने इसी के पर्पस से आगे इसीलिए प्रपोज किया पीस कीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, पीस कीपिंग। हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस पढ़ते हैं तो ये वही पीस कीपिंग के बारे में है उस टाइम पे, एंड इंडिया भी इसके रेसिपिएंट हैं। कौन थे जिन्होंने ये पीस कीपिंग की बात की? तो पीस कीपिंग की बात करने वाले थे डैग हैमर। इनका मानना था कि अगर ये चीज काम नहीं कर रही है, जो चीज इसमें लाई गई यूपीआर में, तो उस केस में डैग हैमरस्टॉल्ट ये होंगे जो पीस कीपिंग के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, डिप्लोमैट थे, एंड ही वाज द वन टू प्रपोज दिस कि यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग जैसा कुछ होना चाहिए। सो पीस कीपिंग ये इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ये बोलेंगे कि अगर यूनाइटेड नेशन के रोल को हमको रेलेवेंट रखना है आज के टाइम पे, तो उसके प्राइमरी पर्पस में जो उसका पहला टारगेट होता है कि उसको क्या मेंटेन करके रखना है, उसमें पीस कीपिंग उसका पार्ट होना चाहिए। और पीस कीपिंग रेजोल्यूशन की बात करेंगे। हालांकि देखिए पीस कीपिंग यूएन चार्टर का पार्ट नहीं था, ये बाद में बताया गया है, ठीक है। तो पीस कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट था। थोड़ा सा हम समझेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी और पीस कीपिंग में क्या डिफरेंस है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बट बिफोर दैट वी हैव टू राइट, प्लीज राइट इट, later on USA could never get support. Later on, USA could never get support for most of the resolutions. For most of the resolutions, and hence even this route could not work. Even this route could not work. Right? It was the failure
of collective security. It was the failure of collective security that the then that the then Secretary General Secretary General of Secretary General of United Nations proposed peacekeeping peacekeeping प्रपोज किया गया. कौन थे उस टाइम के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल? प्लीज राइट द नेम. डैग हैमर्सजोल्ड. ये इनका नाम है. To keep the role of United Nations relevant, he introduced this to keep the role of United Nations relevant in its primary purpose. In its primary purpose. Full stop. Peacekeeping is not a part of United Nation Charter. Peacekeeping उसका original part नहीं है ना, that's why. Peacekeeping is not a part of United Nation Charter, but an extra constitutional growth. But an extra constitutional growth. Please write what is the difference between collective security and peacekeeping. Collective security is a part of United Nation Charter. United Nation Charter. United Nation Charter. It represents offensive strategy and that is why army is a part of it. It is authorized by United Nations Security Council against militaristic attack. Next, please write peacekeeping और you can write in bracket blue helmets, क्योंकि हम इनको blue helmets भी बोलते हैं. Peacekeeping या फिर blue helmets is an extra constitutional
is an extra constitutional growth. It involves policing and have a strategy defensive strategy to keep watch ये डिफेंसिव है। हमने देखा कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफेंसिव थी, इसमें आर्मी इन्वॉल्व रहेगी और लेकिन इसमें क्या रहेगा, पॉलिसिंग रहेगी। मतलब आप सिर्फ मेंटेन करने के लिए या एक तरीके से वॉच रखने के लिए यहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशंस रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज राइट, इट इज ऑथराइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हेलो, हाँ जी, यस, ओके, यस, हाँ, यस, एक्चुअली वो हमने ऑथराइज नहीं की थी। फर्स्ट हुआ था ये कि दैट पर्सन हु वाज गिविंग मी द डिटेल्स, तो उन्होंने मुझे बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग अ कॉल एंड आफ्टर दैट ओनली कोई कंफर्मेशन होगी एंड उसके बाद स्टार्ट होगी। बट शी डायरेक्टली स्टार्टेड विद इट एंड मेन ये था कि आई वाज द वन जिसको हेल्थ इंश्योरेंस का करवाना था। बट हुआ क्या है कि इंस्टेड ऑफ मी देयर वाज दिस, आई एम प्रपोजर टू समवन एल्स आल्सो। मुझे अपने साथ करवानी थी, उनकी भी, उनकी हो चुकी है, मेरी नहीं हुई है। या पॉलिसी फॉर माई सेल्फ, बट देयर इज नो पॉलिसी। एंड प्लस उन्होंने पहले मुझे बोला था कि दे विल बी अ कॉल, राइट, दे विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग मी रिगार्डिंग सम मेडिकल थिंग्स एंड आफ्टर दैट ओनली पॉलिसी का कुछ रहेगा। तो आई डिड नॉट गिव माई कंफर्मेशन फॉर दैट। और वो फिर आई गॉट द ईमेल एंड एवरीथिंग एंड आई थॉट कि उसमें मेरी भी होगी, तो शायद इन्होंने मतलब ऐसे ही कर दी विदाउट एनी कॉल और कंफर्मेशन। सो दिस इज द इशू। ओके, प्लीज डू दैट। Yeah, I am not interested. Please cancel that right now. Okay. Can you please tell her to please call me later on? I'm currently working. Okay, thank you. Hanji, it is authorized by United Nations Security Council, but only with consent of parties. Only with consent of parties. इसका क्या मतलब है? यानी अगर सपोज दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर वहां पर पीस कीपिंग ऑपरेशन हमको चलाना है या पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर भेजनी है, तो दोनों ही पार्टीज पहले कॉन्सेंट देंगी, अपना एक्सेप्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जैसे इसराइल और पैलेस्टाइन में इशू है, अगर इसराइल अपना कंसेंट नहीं देती है तो फिर ऐसे केस में हम वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं लगा सकते। दोनों ही पार्टीज का कंसेंट वहां पर होना चाहिए, दोज हु आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जिनके बीच में ये सब लड़ाई है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, सो लिखिए विद कंसेंट ऑफ पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट, they will maintain ceasefire they will maintain ceasefire till United Nations Security Council till United Nations Security Council decides
decides, full stop, Rajiv Gandhi sent Rajiv Gandhi sent his own peacekeeping forces, not the United Nations one, his own peacekeeping forces in Sri Lanka, in Sri Lanka. He should have gone for, he should have gone for multilateral approach, and poorly implemented peacekeeping forces mission. Poorly implemented peacekeeping forces mission. तो हम क्या देखते हैं कि पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती हैं उनको हमेशा कंसेंट से ही भेजा जाता है. सो देर इज नो सच रिक्वायरमेंट कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन में. मान लीजिए कि दो कंट्रीज के बीच में, जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, यहाँ पर 38 पैरेलल है जो डिवाइड करती है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को. तो यहाँ पर इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे. तो अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी को इसमें काम करना हो तो क्या होगा? व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन? व्हाट डू यू थिंक? कलेक्टिव सिक्योरिटी को अगर यहाँ पे काम करना हो तो कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है दोनों पार्टीज की. देयर इज नो नीड ऑफ कंसेंट इनको. ठीक है, यहाँ पर इनको ये डायरेक्टली यहाँ पर भेज सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑफेंसिव. लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी क्योंकि ऑफेंसिव आपसे पूछ करके नहीं लिया जाएगा ये एक्शन. लेकिन जब हम देखेंगे पीस कीपिंग में, पीस कीपर्स हमेशा पहले पार्टीज का कंसेंट लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर भेजते हैं. ठीक है, तो ये सेल्फ डिफेंस में ही फोर्स यूज करते हैं, ये चीज हम देखते हैं. 30th पैरेलल नहीं पता राघव आपको? देखिए, ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है जो उनकी बाउंड्री लाइन है, मतलब आप बोलोगे बॉर्डर लाइन है जो इनकी, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी जो लाइन है वो 30th पैरेलल से क्रॉस होती है, 38 डिग्री लैटिट्यूड से. तो ये बड़ा फेमस है, ऐसा पूछा भी जा सकता है यूपीएससी में. हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको 38th पैरेलल बोलते हैं. पैरेलल यानी लैटिट्यूड्स, राइट? तो उस हिसाब से पैरेलल्स हो गया ये. करेक्ट. तो यहाँ पर अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक्शन लेना होता तो ऑफेंसिव एक्शन होता, कंसेंट की जरूरत ना होती. पीस कीपिंग में दोनों ही पार्टीज के कंसेंट की जरूरत होती है. सो यू कैन राइट peacekeepers can use force. Peacekeepers can use force only in self-defense. They can use force only in self-defense. Only in self-defense. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें? राइट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज the main objective of United Nation is to prevent wars. To prevent wars. United Nations Security Council could not fulfill the obligation. Hence, the only way United Nations role
The only way United Nations role remained relevant remained relevant was through peacekeeping. Was through peacekeeping. Was through peacekeeping. तो हम देखते हैं कि देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी तो काम नहीं किया. पीस कीपिंग तब आया जब यूपीआर भी फेल हो गया. एंड देयरफॉर वी विल सी कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ यूनाइटेड नेशन का जो रोल रेलेवेंट जिसने बनाया वो था पीस कीपिंग. तो इसमें इंडिया की वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है. तो उस पर्सपेक्टिव से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया का क्या रोल है पीस कीपिंग में. ये सभी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे यहाँ पर आज के टॉपिक में फर्दर. तो आगे इसमें लिखना है आपको. प्लीज राइट. इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इसी में लिखिए. इट इज नो राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसी में लिखिए आगे. India has made unparalleled contributions unparalleled contributions unparalleled contributions to to peacekeeping peacekeeping under United Nation. Under United Nation. Under United Nation. India's contribution in peacekeeping efforts. देखिए क्योंकि हमको चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट. तो उस हिसाब से हम टाइम एंड अगेन ये चीज़ बार बार बताते हैं कि इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पीस कीपिंग में. इसलिए भी इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की. और यही हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस है जो हम देते हैं कि हमको क्यों देनी चाहिए परमानेंट सीट इसकी. So please write India's contribution in peacekeeping efforts is one of the strongest bases to demand permanent seat in United Nations Security Council. Full stop. It needs to be emphasized that if any country whose actions kept United Nation relevant in UN's core objectives, it is India. यानी
इंडिया की कंट्रीब्यूशन इतनी है कि अगर किसी कंट्री ने, अगर बात की जाए कि जिसके एक्शंस की वजह से यूनाइटेड नेशन आज भी रेलेवेंट है अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, वो कंट्री है इंडिया। इसीलिए हम देखते हैं इट इज अ पैराडॉक्स, हेंस इट इज एन आयरनी, इट इज अ पैराडॉक्स, क्योंकि इंडिया ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उसके बावजूद इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। इफ इंडिया इज not a permanent member of not a permanent member of UNSC UNSC। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए अलग से, इंडिया का रोल हमें कवर करना है पीस कीपिंग एफर्ट्स में। तो लिखिए, इंडियाज एफर्ट्स इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। क्या एफर्ट्स किए हैं हमने, वो अभी इसमें कवर करेंगे हम यहाँ पे। एफर्ट्स इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। सबसे पहले लिखिए कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर है। देखिए, ठीक है, हमारे जो इंडिया है उन्होंने पीस कीपिंग में शुरुआत से, जब से पीस कीपिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। आप 1950 का कोरियन क्राइसिस देखेंगे तो इंडिया ने यहाँ पर मेडिकल यूनिट भेजी थी। उसके अलावा इंडिया ने यू नो बेसिकली अपनी कस्टोडियन फोर्सेस जो थी वो प्रोवाइड की थी। फोर्सेस हमारी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड 1945 से लेकर के 1970 तक अगर आप देखेंगे, 1970 तक, तो इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, इंडो चाइना वॉर, नॉट इंडिया चाइना, सॉरी, वियतनाम रिलेटेड जो वॉर हुई थी, वहां पर वियतनाम में, इंडो चाइना रीजन बोलते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस को साइनो इंडिया बोलते हैं। तो इंडो चाइना याद रखेंगे कि चाइना और बाकी जो एरियाज हैं जैसे वियतनाम और ये सभी इंडो चाइना में आते हैं। तो वियतनाम में एक कमीशन बिठाई गई थी, ठीक है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में। एंड वहाँ जो ऑपरेशन हुए थे उसमें इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। सिर्फ यहाँ पर नहीं, अगर आप देखोगे वियतनाम क्राइसिस के अलावा यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्सेस जो गाजा स्ट्रिप में भेजी गई थी इसराइल पैलेस्टाइन इशू के चलते 1956 में, वहाँ पर भी इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया। एंड फिर हम देखेंगे कि कॉन्गो में क्राइसिस हुआ था, वहाँ पर भी पीस फोर्सेस गई थी, पीस कीपिंग फोर्सेस इंडिया के साइड से काफ़ी सारे हैं जो पीस कीपिंग फोर्सेस में सोल्जर्स इसका पार्ट है। इसके अलावा साइप्रस में आप देखोगे 1964 में वहां पर भी भेजा था। तो खैर, हम क्या देखते हैं कि कोल्ड वॉर जब एंड हुई थी तब भी इंडिया ने अपने आर्म फोर्सेस प्रोवाइड की थी। ऐसे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हो गए, मेडिकल मिशन हो गए, हेलीकॉप्टर्स दिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन मिशंस के लिए। इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट सबसे यूनिक अचीवमेंट थी कि इंडिया ने लाइबेरिया में एक कॉन्टिजेंट भेजी थी, एक सारी वेमेन की थी, वो ऑल वेमेन कॉन्टिजेंट वाज देयर, जो कि लाइबेरिया में भेजी गई थी। ये बहुत एक यूनिक अचीवमेंट है इस चीज़ में। तो हम देखते हैं कि इंडिया के जो पीस कीपर्स हैं, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इंडिया वाली साइड से, और ये भी रीज़न है कि इंडिया को अवार्ड भी दिया गया था। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, डाग हैमर्सजोल्ड, जिनका हमने बोला कि इन्होंने पीस कीपिंग प्रपोज किया था, इनके नाम से ही एक अवार्ड होता है, ठीक है। तो इंडियंस ने अपनी काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं ऑब्वियसली। तो उस बिहाफ से आप देखोगे कि इंडिया ने क्योंकि इतना कंट्रीब्यूट किया है, तो इंडिया को उस हिसाब से अवार्ड भी किया गया था। तो इंडिया का जो रोल है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग यू नो मतलब हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को, लेकिन उसके अलावा हम ज़्यादातर
ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी कंट्री से यूनाइटेड नेशन में ट्रूप्स पहुंच जाते हैं। तो इंडिया की जो इमेज है पीस कीपिंग को लेकर के, वो बहुत ही प्रोफेशनल है इस मामले में। एंड हम देखेंगे कि एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इन सोल्जर्स के जो जाते हैं और अच्छे से compete कर पाते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में लोकल पॉपुलेशन के साथ में काफ़ी इजीली एस्टैब्लिश कर लेते हैं ये। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि जो पीस कीपिंग है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, और आज के टाइम पे तो वैसे भी बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो कॉम्प्लेक्स इस वजह से भी हुई है क्योंकि आज के टाइम पे चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा है, बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट में इन लोगों को काम करना पड़ता है जो पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्ट होते हैं। और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में तो सिविल वॉर्स एमर्ज हुई है कितनी सारी कंट्रीज में, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे टेररिस्ट हो गए ये एमर्ज हुए। तो जो कैजुअलिटी होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए भी आज के टाइम पे काफ़ी कंट्रीज हैं जो रिलक्टेंट हैं, जो अपनी साइड से ज़्यादा ट्रूप्स को नहीं भेजना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम देखते हैं कि पहली बात तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने सोल्जर्स नहीं भेज रही हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, इसमें काफ़ी कम जाता है, इंडिया की साइड से सबसे ज़्यादा जाते हैं। ऐसे ही चाइना, या चाइना से भी जाते हैं कंपैरेटिवली। चाइना और इंडिया का इम्पैक्ट हाई रहता है, डेवलप्ड कंट्री की साइड से बहुत ही कम ट्रूप्स आते हैं। दूसरा है फंड से रिलेटेड। अब फंडिंग तो डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा आनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो फंड है, जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं, उनका हमेशा फंडिंग इस हिसाब से रहती है। इनका बेसिकली कहना है क्योंकि देखो जो ट्रूप्स भेजते हैं अपने, जैसे इंडिया ने अपने सोल्जर्स भेजे पीस कीपिंग में, तो उन सोल्जर्स की सैलरी, उनकी फैमिली को डेली लाइक उनका सब कुछ लाइक इसी फंडिंग से जाता है। तो जो फंड कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है जैसे यूएसए, यूके, ये सभी फंड कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज में आएगी। ये ज़्यादातर ये एलिगेशन लगाती है, इनका ये कहना है कि जो फंड्स यहाँ से दिए जाते हैं इन कंट्रीज़ को जहाँ पर ट्रूप्स जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पर इन फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है, मतलब इनका मिसयूज़ किया जाता है। लेकिन जब भी इनका ये कहना है, देखिए, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं पीस कीपिंग फोर्सेस को वो देखती हैं एज अ वे ऑफ अर्निंग फॉरेक्स, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में उनका ये फॉरेक्स बढ़ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि जो फंड्स आएंगे वो डॉलर्स में आएंगे, दैट्स व्हाई। सो इसीलिए हम देखेंगे दैट they have basically failed to act in a very responsible manner. लाइक एट प्रेजेंट आप देखोगे बांग्लादेश और पाकिस्तान काफ़ी लीडिंग कंट्रीज बन गई हैं, काफ़ी यहाँ पर अपने ट्रूप्स भेज रही हैं, बिकॉज दिस इज अ वे टू अर्न फॉरेक्स आज के टाइम पे। तो वैसे भी तो फॉरेक्स, वैसे भी ये कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमी इनकी काम नहीं कर रही है, तो उस हिसाब से अगर ये पीस कीपिंग में भेजेंगे अपने पर्सनल्स को, अपने सिटीजन्स को, तो उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर फॉरेक्स तो आएगा ही, ठीक है, इकोनॉमी को हेल्प भी करेगा ना, उसमें तो क्या ही करेगा, लेकिन हाँ, फॉरेक्स रिजर्व जरूर रहेगा इसमें। I'm really sorry. Actually, I've taken the medicine in morning and it is very tiring. आया समझ? तो इंडिया के एफर्ट्स इसमें क्या है वो हमको हाईलाइट करना है थोड़ा सा यहाँ पर, एंड इट इज़ फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट हमको पूरा इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इंडिया की अप्रोच देयरफॉर क्या होनी चाहिए पीस कीपिंग को लेकर के, लाइक एट प्रेजेंट इंडिया का कोई ऐसा एंथुजियाज्म नहीं है जैसे पहले हुआ करता था पीस कीपिंग को लेकर के। रीज़न उसका ये है कि इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है आज के टाइम पे उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पैराडॉक्स यही है कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो सैक्रिफाइसेस है वो इंडियन
की साइड से होता है। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ से जो पीस कीपर्स जाते हैं, जो ट्रूप्स जाते हैं, आजकल सिविल वॉर्स है, ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वहाँ पर जाकर के लॉस ऑफ लाइफ कैजुअलिटी ज़्यादा रहती है। आजकल पीस कीपिंग इतना डेंजरस हो गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज खुद अपने फंड्स देने से भी दे आर रिलक्टेंट इन दैट। सो इंडिया इसीलिए ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है अपने ट्रूप्स को लेकर के। और इनफैक्ट अब देखेंगे आप कि चाइना रिसेंटली बहुत जल्दी चाइना ने अभी अपना स्टार्ट कर दिया है प्रोमिनेंट रोल पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। तो हो सकता है इसकी वजह से इंडिया थोड़ा साइडलाइन हो जाए ग्लोबल अफेयर्स में, बिकॉज चाइना हैज़ प्रोमिनेंटली स्टार्टेड इट। चाइना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिया की साइड से इतनी मोटिवेशन आ नहीं रही है क्योंकि इंडिया की साइड से सैक्रिफाइस ज़्यादा रहते हैं। एंड सैक्रिफाइस ज़्यादा होने के बावजूद वी सी कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाती है। तो इंडिया वैसे ही रिलक्टेंट है। तो इंडिया को अपने जो पोजीशन है पीस कीपिंग के थ्रू के टूवर्ड्स, उसको उस रोल को रीथिंक करने की ज़रूरत है। ठीक है, दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन आज तक आई हैं, जिसकी वजह से इंडिया को एक अपर हैंड मिला है, एक स्ट्रॉन्ग अपना बेसिस देता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी परमानेंट मेंबरशिप के लिए, वो डाइल्यूट हो जाए। क्योंकि अगर इंडिया ने इसको डाइल्यूट होने दिया, अगर हम अपने जो एफर्ट्स हमने आज तक किए हैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जो सैक्रिफाइसेस देखिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी, तो उस हिसाब से इंडिया को रीथिंक करने की ज़रूरत है। दिस शुड नॉट हैपन कि थोड़े टाइम बाद इंडिया इसको डाइल्यूट कर दे पूरा, फिर वो हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। आज तक जितने सैक्रिफाइसेस हुए हैं किसी पर्पस की वजह से हुए होंगे कि कोई एक अपना स्ट्रॉन्ग केस, चाहे वो यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर बनने का ही क्यों ना हो। हालांकि आप देखोगे पीस कीपिंग इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको इंक्रीज करता है, सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये ऑफेंसिव नहीं है, इट इज़ डिफेंसिव। तो कोई चीज़ ऑफेंसिव होती है वो चीज़ हार्ड पावर में आ जाती है, कोई चीज़ डिफेंसिव है वो सॉफ्ट पावर में आएगी। तो इंडिया को इसीलिए यूटिलाइज करना चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में। आज के टाइम पे तो वैसे भी इंडिया का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, पीस कीपिंग को और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स के साथ में मतलब इंडिया को प्रेस करना चाहिए पीस कीपिंग के लिए, क्योंकि अब तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो ये मोटिवेशन लूज नहीं करनी चाहिए हमको। इनफैक्ट आप देखोगे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में यूएसए ने तो वैसे भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था पीस कीपिंग में। एंड इसी पर्सपेक्टिव से यूएसए ने प्रपोज किया था इंडिया यूएस पार्टनरशिप, कि अफ्रीका में इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप होगी पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। लेकिन जब से ट्रम्प की सरकार आई है तो उनकी अप्रोच थोड़ी अलग हो गई है, उनकी काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच से। तो एक तो पीस कीपिंग आ जाता है और एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, आरटीपी। आरटीपी के बारे में भी अभी थोड़ा पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जो चीज़ें अभी पढ़ाई हैं वो सभी पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। आई एम श्योर कि आपको समझ में सब चीज़ें आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ़ इट इज़ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी। यस, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? लिखना शुरू करें। इंडियाज एफर्ट इन यूएन पीस कीपिंग लिखिए पहला। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, India is a founding member of United Nations and has contributed India is a founding member of United Nations contributed and has contributed towards peacekeeping
towards peacekeeping since beginning. Since beginning. Full stop. In 1950 Korean crisis. In 1950 Korean crisis, India had sent India had sent a medical unit, a medical unit, and later on provided custodian force for the neutral nations for the neutral nations repatriation repatriation commission neutral nation repatriate commission repatriation repatriate commission और repatriation लिख लीजिए commission meant for exchange of meant for exchange of prisoners of war prisoners of war between 1945 between 1945 and 1970 India contributed India contributed for India contributed for Indochina Indochina वियतनाम इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं वियतनाम वियतनाम सुपरवाइजरी कमीशन deployed in Cambodia Indochina Vietnam supervisory commission deployed in Cambodia Laos and Vietnam Cambodia Laos and Vietnam Vietnam India made further contribution in UN emergency force UN emergency force in Gaza Strip in 1956
in 1956, comma, in Congo crisis, in Congo crisis in 1962, in 1962, and in Cyprus, and in Cyprus, Cyprus, in 1964, in 1964, in 1964. After the end of Cold War, after the end of Cold War, India continued to provide armed contingents, armed contingents, military observers, military observers, medical missions, and helicopters, helicopters to United Nation missions, to United Nation missions. Full stop. It has unique achievement of sending, it has unique achievement of sending, of sending all women contingent, all women contingent in Liberia, in Liberia. Indian peacekeepers have been awarded, Indian peacekeepers have been awarded with Dag Hammer, Dag Hammer and SK Jolt, Dag Hammer SK Jolt Award, Dag Hammer SK Jolt, or you can write it Dag Hammer's Jolt Award for their supreme sacrifices, for their supreme sacrifices. India's role is India's role is primarily in in troop contributing country. Full stop. India also provides training. India also provides training
to United Nations peacekeepers. To United Nations peacekeepers. United Nations peacekeepers. The image of Indian peacekeepers is that, spelling of which, राघव, वो तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था. कौन सी स्पेलिंग पूछ रहे हैं आप? अच्छा, आगे लिखिए. The image of Indian peacekeepers is that, the image of Indian peacekeepers is that they have acted in an extremely professional manner. An extremely professional manner. Next, right. They are known for competency. They are known for competency and ability to establish rapport, 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 or you can call it as rapport, 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 with local population. However, in recent times, peacekeeping has become not only complex peacekeeping has become not only complex but also controversial. Full stop. Complexity arises because peacekeepers are supposed to work. They are supposed to work in highly dangerous environment. Post-Cold War has witnessed the emergence of civil wars.
Non-state actors do not observe norms. Non-state actors do not observe norms. Casualties of peacekeepers have increased. Casualties of peacekeepers have increased. Hence, some countries are now reluctant. Some countries are now reluctant to contribute troops. To contribute troops. Full stop. Controversy arise. Controversy arise because of following reasons. Because of following reasons. Please write that one by one. एक एक करके वो reasons लिखिए. Reluctance on part of reluctance on part of developed countries. Developed countries तैयार नहीं हैं अपने troops को contribute करने के लिए. So reluctance on part of developed countries to contribute troops. To contribute troops. Second point, allegation by fund contributing countries against troop contributing countries with respect to misappropriation of funds. With respect to misappropriation of funds. Misappropriation of funds. 9. नोट्स के साथ साथ टॉपिक भी पढ़ाया जा रहा है एंड फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख पा रही हूँ मैं. ठीक है, तो मिस ये पॉइंट लिख लिया आपने. अब अगला पॉइंट लिखिए कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को ऐसा लगता है कि पीस कीपिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपना अर्न करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक जरिया है उसका. तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि आज के टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने जो पीस कीपिंग के जो ट्रूप्स थे वो बढ़ा दिए हैं. ठीक है, तो राइट दैट पॉइंट. सम डेवलपिंग कंट्रीज look at peacekeeping as a means to earn forex. किससे उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा. As a means to earn forex, comma, they have failed to act in a responsible manner. At present,
Bangladesh and Pakistan at present, Bangladesh and Pakistan have become the leading countries. Have become the leading countries. Next point. Peacekeeping operations are authorized by यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही ऑथराइज करती है कि पीस कीपिंग कहाँ पर होगी, ऑपरेशन. हाउएवर, permanent members of United Nation however permanent members of United Nation, मतलब हम यही देखते हैं कि वैसे तो डिसाइड ये करते हैं लोग, लेकिन कंसल्टेशन प्रोसेस में जो पीस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है, पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, जो लोग अपना ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे इंडिया, उनका कंसल्टेशन नहीं दिया जाता है कि ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, जबकि इनके लोग खुद वहां पर जाते हैं, कैजुअलिटी इनकी साइड से हाई रहती है. दैट्स व्हाई. However, permanent members of United Nations do not go for involving the troop contributing countries involving the troop contributing countries in the consultation process. Full stop. अगली हेडिंग लिखिए. अगली हेडिंग, what should be India's approach towards peacekeeping. इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए पीस कीपिंग को लेकर के, वो लिखिए. एट प्रेजेंट इंडिया डज नॉट शो the earlier enthusiasm the earlier enthusiasm. The reason being, so far India's contribution did not get the reason being so far India's contribution did not get the due acknowledgement which it deserves. It is a paradox that India is not a permanent member despite making supreme sacrifices. As peacekeeping is becoming more dangerous,
becoming more dangerous, developed countries are reluctant to give funds. Developed countries are reluctant to give funds. Hence, India does not find hence India does not find strong motivation. Strong motivation. Full stop. Very recently, very recently, China has started playing prominent role. Very recently, China has started playing prominent role in peacekeeping operations. In peacekeeping operations, it may result into it may result into sidelining of India, sidelining of India in global affairs. In global affairs. Yes, Chinmay, there are many allegations of abuses by peacekeepers. That is true. Can this be a reason why developed countries do not want to get involved in it? No, that cannot be a reason, but at the same time, we see there are allegations on these peacekeepers for such a thing. Okay, during these controversial, you know, areas while protecting them. Next, right, India is already reluctant to participate. India is already reluctant to participate in combat operations abroad. Combat operations abroad. Hence, India needs to rethink about India needs to rethink about its growing lukewarm attitude towards peacekeeping. Peacekeeping. Full stop. It should not happen that over a period of time it should not happen that over a period of time Indian contributions get diluted. Indian contributions get diluted and we fail to capitalize on and we fail to capitalize on efforts and sacrifices efforts and sacrifices we had already made. We had already made. Full stop. Peacekeeping also peacekeeping also strengthens India's soft power.
It also strengthens India's soft power. India should utilize India should utilize its growing weight its growing weight in international affairs to force countries to take adequate reforms as peacekeeping is needed more than ever. As peacekeeping is needed more than ever. Earlier, under Obama administration, इस आप लोगों ने कहाँ तक लिखा? It got disconnected itself. Earlier तक. Earlier, under Obama administration, USA has shown interest in peacekeeping. USA has shown interest in peacekeeping and proposed India-US partnership in peacekeeping operations in Africa. However, Trump government's approach towards multilateralism differs from Obama administration. अब इसमें जो वर्ड है मल्टीलेटरलिज्म, इसका क्या मतलब है? ट्रम्प्स मल्टीलेटरलिज्म. देखिए, आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं? ही इज गोइंग फॉर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और ये सब चीज़ें. तो मल्टीलेटरलिज्म में इनका बिलीफ नहीं है. यानी यूनाइटेड नेशन अगर आप देखो तो इट्स अ मल्टीलेटरल बॉडी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कुछ मेंबर्स हैं, राइट? 190 प्लस मेंबर्स होंगे इसमें, और यानी मल्टीलेटरल है. बहुत सारी इसमें कंट्रीज है जो इसका पार्ट है. अब इसके अंडर में, यूएसए के अंडर में, ट्रम्प के अंडर में स्पेशली मल्टीलेटरलिज्म को लेकर के अप्रोच इनकी काफी अलग है. ओबामा उसको प्रपोज किया करते थे फर्दर, ट्रम्प इसके अगेंस्ट है. तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं ये डिफरेंस आ जाता है. अब क्योंकि हम पीस कीपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और इसमें टॉपिक आ जाता है, पीस कीपिंग वर्सेस आरटीपी. आरटीपी क्या होता है? पीस कीपिंग तो पीके हो गया, आरटीपी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. आरटीपी एक टाइप का मिलिट्री ऑपरेशन होता है. देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि
मान लो कहीं कंट्रीज के बीच में या किसी एक कंट्री के अंडर में ही यू नो कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे थे। तो उस सिचुएशन में जब ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं पे हो रही है, तो वहां पर कंट्री की कंसेंट ली जाएगी। मतलब आरटीपी की बात आ रही है। आरटीपी हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी के काफी क्लोज आ जाता है, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी कोई कंसेंट नहीं ली जाती थी, तो सेम यहाँ पर भी कोई कंसेंट नहीं ली जाएगी। लेकिन बेसिस यहाँ पर क्या रहेगा कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, तो जो भी कंट्री होगी उसके अगेंस्ट में बिना उसके कंसेंट के मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा। और यूनाइटेड नेशन चार्टर में देखिए ऐसा कोई एक्शन परमिट परमिट नहीं है, सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में हो तब हम कर सकते हैं, विद इन स्टेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के अंडर में, या मान लीजिए आज के टाइम पे सीरिया के बीच, सीरिया का केस क्या है कि सीरिया में ही सिविल वॉर चल रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, उसके चलते ह्यूमन राइट वायलेशंस भी हैं। तो विद इन स्टेट में ये एक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर दो स्टेट्स के बीच में है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर आ जाता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, तो वहां पर फिर भी आरटीपी किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि पीस कीपिंग की फिर भी जब भी बात की जाती है तो एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शुरू में तो पीस कीपिंग सिर्फ इस चीज से रिलेटेड था कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनके बीच में सीज फायर को मेंटेन करना है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस कीपिंग के चलते यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप अपॉइंट किया गया। कॉन्गो क्राइसिस लेकिन जब से हुआ हमारा अफ्रीका में 1962 में, आप देखोगे कि पीस कीपिंग ऑपरेशन अब सिविल वॉर्स में भी होने लगे, यानी इंटरनली भी होने लगे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में था, तो अब सिविल वॉर्स में भी यूज किए जाने लगी है फोर्सेस। और धीरे धीरे करके देखोगे कि पीस बिल्डिंग एफर्ट्स में इनको इन्वॉल्व किया गया। मान लीजिए कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में वो जगह पूरी ऑब्वियसली तहस नहस हो जाएगी, तो टूटी हुई जगह है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता था, वहां पर दोबारा से रिहेबिलिटेशन कराना हो, इवन उन चीजों में भी पीस कीपिंग फोर्स इसमें यूज की जाती है। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस आज के टाइम पे मल्टी डिसिप्लिनरी है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही रीजन की वजह से ये एम्प्लॉय किए जाए, कहीं पे डिप्लॉय किए जाए। अब जो मेंबर्स हैं सिविल सोसाइटी के, वो भी इन्वॉल्व हैं पीस कीपिंग ऑपरेशन में। पहले सिर्फ स्टेट होते थे, क्योंकि अब रिकंस्ट्रक्शन वॉर टोन एरियाज में बहुत ज़रूरी होता है। और डेवलप्ड कंट्रीज तो आपको पता ही है कि उनका यू नो अलग ही स्टांस है पीस कीपिंग को लेकर के। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने एक नई टाइप की पीस कीपिंग को प्रपोज किया। वो पीस कीपिंग थी रॉबस्ट पीस कीपिंग। इसके बारे में हम वैसे आगे लिखेंगे। रॉबस्ट पीस कीपिंग में क्या होता है, देखिए अब क्योंकि ऐसा हो रहा था कि पीस कीपिंग्स जहाँ पर भी पीस कीपर्स जाते थे उनके ऊपर अटैक्स बहुत बढ़ रहे थे। ठीक है, तो डेवलप कंट्री ने ये प्रपोज किया कि पीस कीपर्स को भी अलाउ करना चाहिए ऑफेंसिव आर्म्स अटैक करने के लिए, कि ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं तो अपना सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा ऑफेंसिव एक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि पीस कीपिंग तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। अब इसको लेकर के, इस आइडिया को लेकर के ऑब्जेक्शन तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इसकी वजह से होगा क्या कि डेवलप्ड कंट्रीज यू नो अपनी जो फोर्सेस हैं वो सेंड कर सकती हैं पीस कीपर्स के भेष में, आप दूसरी कंट्री में सेंड करके अपना जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए ये भी दिक्कत थी कि रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑल्दो प्रपोज की गई थी लेकिन इसको माना नहीं गया। ठीक है, इनफैक्ट पीस कीपिंग को लेकर के रिफॉर्म्स की भी बात चलती है, तो इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी उन रिफॉर्म्स को लेकर के। इंडिया सबसे पहले ये बोलता है कि पीस कीपिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कहीं पे भी पीस कीपिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है, तो उसमें ऐसी कंट्रीज जो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करती हैं जैसे इंडिया हो गई, ऐसी कंट्रीज को कंसल्ट करना चाहिए। ये कंसल्ट नहीं करते हैं। दूसरा चीज कि इसमें जो फंडिंग आती है पीस कीपिंग के लिए, वो फंड कम आते हैं, ज्यादा फंड होने चाहिए, इंडिया का ये पोजीशन है। और साथ ही साथ उसमें टाइम से फंड आने चाहिए, ऐसा ना हो कि लेट फंड्स आए हैं। और इसके अलावा इंडिया ये बोलता है कि यू नो
कोई भी ऐसा मान लीजिए इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है जैसे सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड या करप्शन से रिलेटेड, कोई भी पीस कीपर्स हैं अगर किसी कंट्री में, मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसके टुवर्ड्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। ऐसे पीस कीपर्स या ऐसे सोल्जर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली उनके साथ में डील करना चाहिए। सो ये कुछ सजेशंस है, ये इंडिया की जो रिफॉर्म्स चाहता है इंडिया पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। बाकी फर्दर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसको, उसके बाद इसको लिखने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, उसके बाद हम सिक्योरिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपका जो नेक्स्ट क्लास है वैसे भी कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, तो थोड़ा कोल्ड वॉर वगैरह कवर कर लेंगे, बाकी आगे का जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे डेटरेंस सिक्योरिटी। अब तो आई थिंक 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद हमारा जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे हमारे, बहुत कम टॉपिक्स रह गए हैं अब तो। वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस, ठीक है। हाँ जी, आज 3 बजे क्लास है आपकी, 3 to 4:30 क्लास होगी, ठीक है। आई डिड नॉट गेट द टाइम चिन्मय बिकॉज हेल्थ की वजह से पिछले 2 दिनों से भी मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई, लेकिन अभी आज शाम को मुझे टाइम मिलेगा तो आई टेक दैट, ठीक है। आई चेक इट एज सून एज पॉसिबल, जब भी मुझे टाइम मिलता है। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।